नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वाजपेयी एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं आपकी शिक्षक भर्ती की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत विषय का एक टॉपिक लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है कि शिक्षक भर्ती में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, उसमें से आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है संस्कृत का। तो दोस्तों, आज मैं संस्कृत विषय से संबंधित आपको कुछ जानकारियां लेकर आया हूं। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संस्कृत विषय जो आपका 40 नंबर का सुपर टेट में जो 10 नंबर का डिवाइड होता है और 30-30 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टेट और सीटेट में। तो दोस्तों, ये आपके 30 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और संस्कृत विषय ऐसा विषय है जिससे सभी बच्चे बहुत डरा करते हैं। लेकिन मैं आपके लिए वो जानकारियां, वो तरीका और वो ट्रिक लेके आया हूं कि जिससे एक बार क्लास में देखने के बाद, पढ़ने के बाद संस्कृत विषय आपको सबसे आसान लगने वाली है। तो चलिए, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा और आपके लिए संस्कृत विषय से संबंधित पहले कुछ जानकारियां देता हूं। और आज जैसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका वर्णमाला का, उसी के आधार पर मैं आपको कुछ वर्णमाला की बेसिक लेवल की जानकारियां दूंगा जो बेसिक चीजें की है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृत शब्द जो है वो कहां से मिला है हमको, वो उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, संस्कृत जो भाषा है वो कहां से मिली है हमको, इन सब चीजों के विषय में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा शब्द होता है संस्कृत। संस्कृत की उत्पत्ति हमारी कहां से हुई है दोस्तों? संस्कृत की उत्पत्ति हुई है सम, धन, क्रि और धन इक्त, ये हमारा संस्कृत का शब्द होता है, जिसमें सम आपका उपसर्ग होता है, क्रि ये आपकी धातु यानी क्रिया होती है और इक्त होता है आपका प्रत्यय। ये आपका उपसर्ग, ये आपकी धातु यानी क्रिया और ये आपका होता है प्रत्यय। तो सम, धन, क्रि, धन, इक्त, इसका जो आपका शाब्दिक अर्थ बनकर आता है दोस्तों, वो क्या होता है? शुद्ध, परिमार्जित एवं परिष्कृत भाषा जो होती है आपकी, शुद्ध, परिमार्जित एवं परिष्कृत भाषा आपकी जो होती है वो क्या कहलाती है? संस्कृत भाषा कहलाती है। भाषा के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी कि भाषा क्या होती है? अपने विचारों का आदान प्रदान, या बोल सकते हैं अपने विचारों का जो विनिमय किया जाता है, जिसके माध्यम से अपने विचारों और भावों को विनिमय करते हैं, वो हमारी कहलाती है भाषा। और उसी भाषा का एक माध्यम है संस्कृत भाषा, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो परिष्कृत, परिमार्जित एवं शुद्ध भाषा क्या कहलाती है? संस्कृत भाषा कहलाती है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत आपको मैं बता देता हूं, जो किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको इस चीज की जानकारी नहीं मिली होगी, और वो जानकारी आपको सिर्फ एक आपके YouTube प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल एकेडमी में मैं आपको देने जा रहा हूं। और वो जानकारी ये है कि संस्कृत भाषा को पढ़ने और लिखने में क्या फर्क होता है। पढ़ने का तरीका वो अलग है और लिखने में सबसे आसानी होती है कि आप किसी भी वाक्य को, किसी भी पैसेज को जो बड़े से बड़े रूप में होता है, उसको हम सबसे संक्षिप्त रूप में अगर लिख सकते हैं तो वो हमारी संस्कृत भाषा होती है। यानी बड़ी से बड़ी बातों के बारे में जानने के लिए उसको एक छोटे से रूप में व्यक्त करना सिर्फ संस्कृत भाषा होती है। और लेखन में जो आपकी प्रक्रिया होती है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर हिंदी में हमको कोई चीज लिखनी है, हिंदी में हमको लिखना है कि वह जाता है, वह जाता है, और इसको संस्कृत में लिखना हो तो ये आवश्यक नहीं है कि वह के स्थान पर वह, जाता के स्थान पर जाता, और हाँ, सीरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इसमें क्या है कि आप इसकी जो संस्कृत बनती है, जैसे सह गच्छति बनती है, तो आप अगर इसको गच्छति के बाद सह लिख देते हैं तब भी वह आपकी गलत नहीं मानी जाती है, वह शुद्ध भी होती है। तो ये संस्कृत की आपकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। चलिए, मैं आपको आगे ले चलता हूं संस्कृत भाषा के बारे में, जो हमारे सबसे बड़े और सबसे आप नाम उनका भी जानते होंगे, व्यास जी का, जिन्होंने 18 पुराणों के बारे में लिखा है। और 18 पुराणों के बारे में, उन 18 पुराणों में जो जो कुछ जानकारियां दी गई हैं, उन 18 पुराणों के बारे में संस्कृत में उसको छोटे से रूप में व्यक्त करके दिया है, बहुत ही 2 लाइनों में व्यक्त करके दे दिया है पूरे 18 पुराणों का सार। और उन्होंने क्या बोलकर बताया है दोस्तों कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो ये आपका जो संस्कृत में दिया गया है दोस्तों, इसका अर्थ है आपका कि अष्टादश पुराणेषु, यानी अष्टादश यानी 18 पुराणेषु, पुराणों में
व्यासस्य वचनम द्वयम, व्यास जी ने वचनम द्वयम, 2 वचन बोले हैं, यानी कि 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 वचन बोले हैं। और वो क्या बोले हैं कि परोपकाराय पुण्याय और पापाय पर पीड़नम। कहने का तात्पर्य कि पुण्य जो है वो परोपकार के लिए होता है, यानी परोपकार अगर आप करोगे तो वो पुण्य मिलता है। और पापाय पर पीड़नम, पापाय यानी पाप, पर मतलब दूसरे को, और पीड़नम मतलब पीड़ा देना, कष्ट देना, किसी को परेशान करना, यानी पापाय पर पीड़नम यानी परोपकार करने से पुण्य मिलेगा, और पाप करने यानी दूसरों को परेशान करने से पाप की प्राप्ति होती है। तो पूरे 18 जो पुराण थे उनका पूरा सार व्यास जी ने सिर्फ 2 शब्दों में लिख दिया है। यही आपको जानकारी दे रहे थे कि संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो किसी भी बात को बहुत संक्षिप्त रूप में आपके सामने व्यक्त कर सकती है। अब बात करते हैं कि संस्कृत भाषा जो सबसे प्राचीन भाषा हमारी मानी जाती है, सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, कि उसके बाद सारी भाषाओं का आगम हुआ है। उन्हीं में से संस्कृत सबसे पुरानी है, संस्कृत है। संस्कृत के बाद आपका क्या आता है? संस्कृत, उसके बाद आपका संस्कृत के बाद पाली, पाली, पाली के बाद आपका आता है प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आपका आता है अवहट, अवहट, और उसके बाद आपका जो इस समय चल रही है प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी या आप बोल सकते हो प्रारंभिक हिंदी। ये सफर है पूरी भाषाओं का, जहां पर सबसे पहले संस्कृत भाषा प्राप्त हुई, संस्कृत के बाद संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और उसके बाद प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी, जो आजकल हमारे आपके जी हाँ, जो आजकल हम आपके संपर्क में है वो आपकी प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी के नाम से है। चलिए, इसको दोस्तों देववाणी के नाम से भी जानते हैं। ये भाषा कैसी है? देववाणी संस्कृत इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी है जो देवों की वाणी है, देवों की वाणी है, इसलिए इसे देववाणी संस्कृत कहते हैं। और दोस्तों, संस्कृत भाषा के बारे में मैं आपको ज्यादा जानकारियां, अन्य जानकारियां आपको दोबारा मिलने पर प्राप्त कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि जो भी अब आगे के टॉपिक आपको मिलेंगे वो आपकी शिक्षक भर्ती जितने भी एग्जाम है, आपको हर टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताया जाएगा, जिसमें से आपके बिल्कुल गिने चुने और परफेक्ट नंबर मिलेंगे। और आपका 30 में से टेट और सीटेट में 30 में से आपके 20 नंबर, 20 से 22 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ वीडियो। और अगर आपने मेहनत कर ली तो वो आपके 25+ होने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इस जानकारी के बाद दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ एक छोटे से लेवल आपको ले चलता हूं, संस्कृत की वर्णमाला, जो आपका सबसे प्रारंभिक लेवल का है, सबसे प्रारंभिक स्तर का जो होता है, इसको बोल सकते हैं संस्कृत या वर्णमाला, यानी संस्कृत की वर्णमाला। और इसमें जो आपकी होती है, इसमें पहली जानकारी हमने दी है कि वर्णों के विषय में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपका क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, यानी कि आप बोल सकते हो भाषा या लघु ध्वनि। क्या होती है भाषा या लघु ध्वनि? क्या होती है? आप उसको ध्वनि भी बोल सकते हैं, वर्ण भी बोल सकते हैं, और अक्षर भी बोल सकते हैं, यानी वर्णः, ध्वनिः और अक्षरः, ये आपके 3 होते हैं वर्णमाला के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हमने लिखी है आपके सामने 50। देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ वर्णमाला के बारे में जो आज जानकारी देने वाला हूं, बहुत ही आवश्यक जानकारी है और बहुत ही ट्रिक से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपके सामने रखा है। ये जानकारी ऐसी है कि आपको आने वाले समय में एग्जाम में आपको हो सकता है कि यहीं से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। देखिए, कुल वर्णों की संख्या हमने आपको बताई कि ये होती है 50, और इन 50 वर्णों का डिवाइडेशन, इनका आपका वितरण कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इनमें से स्वरों की संख्या आपकी होती है 11। कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर आप कहेंगे कि सर आप कहीं पर 11 मिलती है, कहीं पर 10 लिखी मिल जाती है, कहीं पर 13 होती है। परेशान मत होइए, मैं अभी आपको इसके बारे में बता दूंगा क्या होता है। स्वरों की संख्या दोस्तों होती है 11। व्यंजन की संख्या आपकी होती है 35। कितनी होती है दोस्तों? 35 होती है। अयोग वाह आपके इसमें होते हैं, वो उनकी संख्या होती है 4। अयोग वाह की संख्या कितनी होती है? 4। जितने भी सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, ध्यान दें, हिंदी से काफी मैच करता हुआ है, लेकिन सारी चीजें नहीं है। हिंदी से टच करते चलिए। हिंदी में अयोग वाह होते हैं आपके 2, लेकिन संस्कृत में इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये होती है आपकी 4।
व्यंजन 35 स्वर और कितने हो गए 11। अब बात करते हैं स्वर के बारे में। हमने इसमें जान लिया कि स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन 35 और अयोगवाच 4। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये स्वर होते हैं 11, ये स्वर होते क्या हैं, स्वरों की संख्या कौन कौन सी होती है, इसके पार्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। देखिए इसमें हमने आपके सामने लिखा है कि स्वर जो होते हैं उनके बारे में डिफिनीशन दी गई है संस्कृत में कि स्वयं राजन्ते है इति स्वराः, स्वयं राजन्ते है इति स्वराः, यानी स्वयं स्वयं में राजन्ते राज करने वाले, स्वयं में अधिकार जमाने वाले, स्वयं राजन्ते इति ये स्वराः, ये क्या है स्वयं राजन्ते, यानी कि वे वर्ण जो स्वयं में राज करते हैं, स्वयं में अपना अधिकार होता है उनके ऊपर, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। यानी स्वयं में राज करने वाले अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है 11, जो मैंने आपको पहले भी बता दी है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में कि इसके कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है। देखिए स्वर मैंने आपके सामने सब कुछ लिख दिया है कि कौन कौन से स्वर होते हैं। टोटल आपके स्वर, पहले आप इसको समझिएगा, उसके बाद जानिएगा वो 11 और 13 वाला, सॉरी 10 और 11 वाला कंफ्यूजन। ये मैंने आपके सामने 11 स्वरों की संख्याएं लिख दी है कि कौन कौन से 11 स्वर होते हैं। छोटा, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आई और ओ आओ, ये आपके संस्कृत वर्णमाला में जो स्वरों के अंतर्गत आते हैं, ये आपके 11 स्वर होते हैं। इनमें से मैं आपको बता दूं कि जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं आपके कितने प्रकार के, ये आपके होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के स्वर होते हैं दोस्तों। इन 3 प्रकार में कौन कौन से आते हैं, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर होता है दोस्तों। ये आपके 3 स्वर हो गए। ह्रस्व का तात्पर्य क्या है दोस्तों, ह्रस्व होता क्या है, ह्रस्व होता है छोटा, यानी उसका अर्थ क्या होता है लघु, यानी छोटा, यानी कि जो छोटे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय, ये देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने लिख रखा है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो आपके क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, किससे बड़ा, ह्रस्व से जो बड़े हैं, यानी कि जिनमें से 2 मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं दोस्तों। उसके बाद तीसरा आपका आता है प्लुत स्वर। क्या होता है प्लुत स्वर, यानी कि एक तो आपका छोटा था, दूसरा उससे भी बड़ा हो गया, और जब प्लुत स्वर आया है तो प्लुत क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लुत दोनों से बड़ा है, यानी ये सबसे बड़े वर्ण होते हैं। और कैसे पता करेंगे कहां से बड़े हैं, क्या है वो होता है, देखिए मैंने लिखा है यहां पर, वो आपके सामने मैंने लिख दिया है 3 मात्रा का समय जिसमें लगता है, क्या लगता है जिसमें 3 मात्रा का समय जिसमें लगता है वो आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। मित्रों कहने का तात्पर्य कि जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय वो ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय वो आपके हो जाते हैं दीर्घ स्वर, और जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय या सबसे अधिक समय लगता है वो आपके हो जाते हैं प्लुत स्वर। जैसे मैंने बोला अ, ई, उ, इनमें कम समय, ये ह्रस्व स्वर, मैंने बोला आ, ई, उ, ये क्या था, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत। और जब मैंने बोला ओम और राम, तो ओम नहीं ओम और राम, जब ऐसे बोलते हैं तो वो आ जाते हैं आपके प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन यहां से भी एक बन के आता है कि आपका या तो ह्रस्व स्वर पूछते हैं कि निम्न में ह्रस्व स्वर कौन होता है, या पूछ लेते हैं कि सबसे कम समय वाला मात्रा वाला कौन सा वर्ण होता है, कौन सा ऐसा जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, कौन से वर्ण है जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके हो गए। अब बात करते हैं, जो मैं संख्या की बात कर रहा था, इन ह्रस्व स्वरों में देखिए एक मैंने वर्ण लिखा है ल्री, क्या लिखा हुआ है ल्री, जो आपके इन वर्णों में नहीं है। तो दोस्तों ये उच्चारण और लेखन के आधार पर, जिसको आप परंपरागत भी बोल सकते हो, उसके आधार पर थोड़ा सा डिवाइडेशन हो जाता है कि लेखन के आधार पर आपके ये 11 वर्ण होते हैं, लेखन के आधार पर 11 वर्ण। और जो ये आपका ल्री लिखा हुआ है दोस्तों, ये ल्री आपका क्या होता है,
ये लेखन के अंतर्गत आपका बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन उच्चारण में आपका ये री लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से सर्कल में कर दिया है। तो जो पब्लिकेशन या जो पुस्तकें या जो चैनल इसको जोड़ देता है वो री को जोड़कर ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 बता देता है, या यहां पर जोड़ता है तो संख्या उनकी स्वरों की 12 बता देता है। अन्यथा इसको हटाने पर आपकी संख्या स्वरों की 11 और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है दोस्तों। दीर्घ स्वरों की संख्या आपके सामने लिखी हुई है और प्लुत स्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। इसके साथ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर और संध्य स्वर, यानी कि जैसे हमारे हिंदी में संयुक्त स्वर संयुक्त व्यंजन चलते थे, उसी तरह इसमें आपके संयुक्त स्वर आ गए हैं। और कौन से हैं? इनको किस नाम से? संयुक्त स्वर या फिर संध्य स्वर के नाम से भी बोलते हैं। किस नाम से? संध्य स्वर के नाम से भी जानते हैं। और ये कैसे होते हैं? ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 आपके होते हैं जो संयुक्त स्वर या संध्य स्वर के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो ये हो गई आपकी स्वर के प्रकरण की बेसिक लेवल की जानकारी, जो आपके लिए बहुत अनिवार्य है और बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसी में से आपकी व्यंजन की। व्यंजन दोस्तों, मैंने आपको 50 वर्णों में से, जितने भी 50 वर्ण लिखे थे मैंने, 50 में से मैंने 11 आपको बता दिए हैं, 11 स्वरों की जानकारी दे दी है। अब बात करने जा रहा हूं मैं व्यंजनों की, यानी 33 + 2 व्यंजनों की बात करने जा रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपके टोटल 25, यानी ये आपके 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 आपके ये क्या हो जाते हैं? ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और ये जो 4 लिखे हैं ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। और 2 होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन, यानी 25, 4 29, 4 33 और 2 द्विगुण व्यंजन आपके कितने हो गए? ये हो गए आपके 35 व्यंजन। तो 50 वर्णों में 11 मैंने स्वर बता दिए, 35 आपके व्यंजन काउंट करा दिए। अब बचते हैं आपके अयोगवाह। 4 अयोगवाह आपके कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका अनुस्वार, एक होता है आपका विसर्ग, एक आपका उपध्यमानीय और एक आपका होता है जिह्वामूलीय। अनुस्वार, विसर्ग, उपध्यमानीय और जिह्वामूलीय, ये आपके 4 अयोगवाह होते हैं। एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं, क्योंकि इनके बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहता है सभी बच्चों को कि ये उपध्यमानीय और जिह्वामूलीय का उच्चारण क्या है, ये प्रयोग कहां पर होते हैं। इनका प्रयोग दोस्तों उच्चारण के आधार पर किया जाता है। उच्चारण में उपध्यमानीय का भी बोलते हैं और जिह्वामूलीय के अंतर्गत भी आपका कहा आता है आपका, ठीक है। लेकिन इनका उपयोग जिह्वामूलीय का तात्पर्य होता है कि जिह्वा के मूल से उच्चारित वर्ण, और उपध्यमानीय जो होते हैं ये आपके ओंठ के ऊपर के भाग से जो बोले जाते हैं ये उपध्यमानीय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो 4 आपके अयोगवाह, यानी कि 11 ये, 35 ये और 4 आपके अयोगवाह, ये आपके संस्कृत के 50 वर्णों की जो आपकी काउंटिंग थी, उसकी जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है दोस्तों। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको बताया जाएगा, इसमें मैं व्यंजन से संबंधित आपको जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो इनका उच्चारण स्थान, और जो इनको अन्य नामों से पहचानते हैं, और उच्चारण स्थान के साथ साथ उनके सूत्र, और सूत्र की सबसे आसान ट्रिक जो आपको एक बार देख के हर चीज पसंद में आ जाएगी, पहचान में आ जाएगी, वो आपको मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। और दोस्तों सबसे पहली चीज जो मैं आपको पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूं कि कमेंट करके एक बार जरूर जानकारी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।